ओके। अगर हम बात करें ऐसे की, तो आपके पास ऐसे लिखने के दो तरीके होते हैं। एक आपके पास होता है फिश बोन और एक आपके पास होता है एफिनिटी। फिश बोन में इस तरीके से आप ऐसे लिख रहे होते हो कि आपके पास कोई एक प्रॉब्लम होती है या कोई अपॉर्चुनिटी होती है। देखो, दोनों चीजें हो सकती है, एक प्रॉब्लम भी हो सकती है, एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। सही है। अब अगर आपके पास ऐसे का टॉपिक कोई प्रॉब्लम है या अपॉर्चुनिटी है, तो आप करोगे ये कि जो भी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के बहुत सारे रूट कॉजेज होंगे कि भाई ये प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ये कॉज था, ये कॉज था और ये कॉज था। अब जाहिर सी बात है कि जब इन कॉजेज की वजह से प्रॉब्लम अराइज हुई, तो जाहिर सी बात है उसके बहुत सारे इफेक्ट्स नजर आ रहे होंगे। तो सीक्वेंस में आपके पास कुछ कॉजेज होते हैं, उसकी वजह से ये एक्चुअल प्रॉब्लम अराइज हुई और आपको उसके इफेक्ट्स नजर आ रहे हैं। तो फिश बोन में आप कॉज और इफेक्ट से ऐसे लिख रहे होते हो, जो कि कंपैरेटिवली ज्यादा आसान है। आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी होगी, तो अपॉर्चुनिटी के पीछे कुछ कॉजेज होंगे। भाई मुझे अगर एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है, तो उसके पीछे कोई ना कोई तो वजह होगी, कोई ना कोई तो कॉजेज होंगे। तो आपने कॉजेज लिखे, उसकी वजह से वो अपॉर्चुनिटी आई और अपॉर्चुनिटी के इफेक्ट्स आपको नजर आ रहे हैं। तो ये एफिनिटी में क्या होता है? एफिनिटी में आइडिया के अंदर सब आइडियाज मौजूद होते हैं। आपके पास एक मेन आइडिया मौजूद है, उसके अंदर सब आइडियाज मौजूद होंगे। लेट सपोज आपके पास एक टॉपिक है चाइल्ड लेबर। अब चाइल्ड लेबर जो है ना, एक एक प्रॉब्लम है, एक इशू है, लेकिन उसके बहुत सारे सब टॉपिक्स हो सकते हैं कि इसके पीछे कोई जो है वो बहुत सारी पॉलिटिकल रीजंस होते हैं, बहुत सारे सोसाइटल रीजंस होते हैं, बहुत सारे फाइनेंशियल रीजंस होते हैं, बहुत सारे इकोनॉमिकल रीजंस होते हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या होंगे? टॉपिक के सब टॉपिक्स होंगे। टॉपिक के सब टॉपिक और सब टॉपिक के सब टॉपिक्स निकालना कंपैरेटिवली मुश्किल है, क्योंकि इसमें आपकी एनालिटिकल स्किल्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। तो मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा कि आप लोग फिश बोन की तरफ जाएंगे, आप लोग एफिनिटी की तरफ नहीं जाएंगे। आई बिलीव कि मैं इतना सिंपल वर्ड्स में जितना एक्सप्लेन कर सकता था फिश बोन और एफिनिटी को, मैंने कर दिया। मैं फिश बोन फिर रिपीट कर दूं क्योंकि पढ़ाने वही है। देखो, आपके पास फिश बोन में क्या होता है कि एक प्रॉब्लम होती है। आपके पास एक प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम के ना कुछ कॉजेज होते हैं, उस प्रॉब्लम के कुछ कॉजेज होते हैं। प्रॉब्लम ऐसी अराइज नहीं होती है, वो कुछ कॉजेज उसके अंदर प्रॉब्लम अराइज होती है, तो वो अपने कॉजेज आइडेंटिफाई किए। यहाँ पे आप लोग अपने ऐसे में तीन कॉजेज आइडेंटिफाई करोगे जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम या ये अपॉर्चुनिटी अराइज हुई है। और इसकी वजह से क्या होगा कि आपको कुछ इफेक्ट्स नजर आ रहे होंगे, आपको कुछ इफेक्ट्स नजर आ रहे होंगे। और इफेक्ट्स भी जैसे तीन कॉजेज है तो तीन इफेक्ट्स होंगे। तो इस तरीके से आप क्या करोगे? अपने इस फिश बोन ऐसे को आप प्लान करोगे। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। सही है। अब यहाँ पे फिश बॉन्ड को बनाने का तरीका क्या है? देखो, अभी मैंने ऐसे नहीं लिखा है, अभी मैंने सिर्फ कंपोनेंट्स बताए। आपका कंपोनेंट नंबर वन ये है कि आपको सबसे पहले लिखना होगा, आपको टाइटल दिया होगा। ये वो चीज है जो आपको दी गई होगी, आपने लिखनी नहीं है, ये आपको मिलेगी। अब यहाँ पे क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इट्स इम्पैक्ट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इट्स इम्पैक्ट। सबसे पहले आपको प्रॉब्लम या अपॉर्चुनिटी स्टेटमेंट लिखनी होगी। देखो, नाम उसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट ही होगा, लेकिन हमेशा कोई ऐसे जो होता है ना, वो प्रॉब्लम लेकर नहीं आता, वो अपॉर्चुनिटी लेकर भी आता है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इट्स इम्पैक्ट। अब ये जो है आपके पास प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपके पास अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, आप किस परस्पेक्टिव से देख रहे हो। तो यहाँ पे मैं इसको प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं कहूंगा, अपॉर्चुनिटी स्टेटमेंट कहूंगा। सही है। तो सर वहां तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखी हुई है, भाई वहां पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखी हुई है, आप अपॉर्चुनिटी स्टेटमेंट लिख दो, क्या फर्क पड़ता है? सही है। आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखने के लिए आपको कुछ कॉजेस चाहिए होंगे और कुछ इफेक्ट्स चाहिए होंगे। तो देखिए, यहाँ पे आपने देखना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है और उसके इम्पैक्ट नजर आ रहे हैं, उसके इफेक्ट्स नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहले आपने कॉजेज देखने हैं, सबसे पहले कॉजेज देखने हैं, वो रीजंस देखने हैं कि जिसकी वजह से अपॉर्चुनिटी या प्रॉब्लम नजर आ रही है। तो देखो, पहला कॉज क्या है? पहला कॉज ये है कि लोगों को चाहिए था, अ, लोगों को चाहिए थी एक्यूरेसी इन रिजल्ट्स। लोगों को चाहिए थी रिजल्ट्स के अंदर एक्यूरेसी, तो व्हाट दे डिड, उन्होंने जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर आए। जब उनको चाहिए था एक्यूरेसी रिजल्ट चाहिए थे, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर आए। और उसकी वजह से क्या हुआ? उसकी वजह से ये हुआ कि आपके पास प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई, इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी। इसकी वजह से क्या, आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आपके पास रिजल्ट जो है वो एक्यूरेट से एक्यूरेट आते चले आ रहे थे। उसकी वजह से क्या हुआ? प्रोडक्टिविटी आपकी इंक्रीज हो गई। ये बिल्कुल मैं अभी सोच रहा हूँ, मेरे माइंड में कुछ भी नहीं था,
मैं आपको बताने चाह रहा हूं कि आप थोड़ा बहुत सोचोगे तो आपको मिल जाएंगे। क्या सर ये सही है? आई डोंट नो, लेकिन मुझे पेपर में कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा ना। अब जब मैं कुछ सोच रहा हूँ रीजन लगा के, तो आई डोंट बिलीव कि वो गलत होगा, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि ये सही है या नहीं। चलो, कॉस टू। अब कॉस टू में एक कॉस क्या हो सकती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लाने की? आपको चाहिए था आपको चाहिए था ऑटोमेशन। आपको चाहिए था ऑटोमेशन। ऑटोमेशन की वजह से क्या हुआ कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर आ गए, तो आपको मिल गई इंडिपेंडेंस। आपको मिल गई इंडिपेंडेंस फ्रॉम मैनुअल वर्क या फिर लेबर। सही है, आपको मिल गई इंडिपेंडेंस फ्रॉम मैनुअल वर्क और लेबर। आपके पास ये एक और कॉज आ गया। सही है, मैं जरा इसको पॉइंट साइज छोटा कर लूं, क्योंकि जो है ये अगली लाइन पे जा रहा है। डजंट लुक गुड। ठीक हो गया। तीसरा जो आपके पास कॉज नजर आ रहा है, तीसरा कॉज क्या हो सकता है कि ये हो सकता है कि जब आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा था, तो उसका एक और कॉज ये हो सकता है। यू नीडेड वेज टू सेव कॉस्ट। यू नीडेड डिफरेंट वेज टू सेव कॉस्ट। आपको बहुत सारे तरीके चाहिए थे कॉस्ट सेव करने के लिए। तो जैसे ही आपके पास जो है ये आया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आपके पास क्या हुआ? एफिशिएंसी आना शुरू हो गई। आप ये भी कर सकते हो वेज टू सेव कॉस्ट एंड टाइम। आपको टाइम और कॉस्ट सेव करना है, तो उसकी वजह से क्या हो गया आपके पास? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने की वजह से आपको फायदा हो गया। सही है, ये आपके पास कॉजेज और इफेक्ट आ गए। अब इनको देखते हुए ना आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखे, तो यहाँ पे लिख सकते हो कि, सॉरी, प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखनी है ना आपने। तो आप लिखो, विद द अराइवल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आवर वर्ल्ड गॉट better and better with, अब सिनोनिम यूज करूंगा मैं, enhanced productivity। सही है, efficiency and effectiveness, work and automation in all industries। ये आपके पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो गई, अपॉर्चुनिटी स्टेटमेंट हो गई। विद द अराइवल ऑफ एआई आवर वर्ल्ड गॉट बेटर एंड बेटर with enhanced productivity, efficiency and effectiveness in work and automation in all industries। ये आपके पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ गई। आप इसको चाहो थोड़ा सा रिड्यूस कर लो, क्योंकि हमने देखा ना, हमने सीखा है कि आपके पास क्या होनी चाहिए, आपके पास कंसाइजनेस होनी चाहिए, क्योंकि आपने प्रेसी लिखनी है। विद द अराइवल ऑफ एआई आवर वर्ल्ड गॉट बेटर with enhanced productivity, या आप कह सकते हो कि enhanced efficiency and effectiveness and automation in all industries। बस, तो ये आपके पास और रिड्यूस हो गया। इससे आपको फायदा, इन ऑल ऑर्गेनाइजेशंस ये कर सकते हो, इन ऑल इंस्टीट्यूशंस ये कर सकते हो। तो आपको इससे क्या हो गया? प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिल गई। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपने लिखनी होती है। शुरू में आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट, अपॉर्चुनिटी स्टेटमेंट लिखनी होती है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले आप कॉजेज और इफेक्ट लिखोगे। कॉजेज और इफेक्ट के बाद आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखोगे। उसके बाद आप एक्चुअल ऐसे पे आओगे। अब तक आपने ऐसे लिखना शुरू नहीं हुआ है। कोशिश करो जारा कि आपने सेंटेंसेस नहीं लिखने कॉजेज और इफेक्ट में, आपने फ्रेजेस लिखने। आपने फ्रेजेस लिखने, एक या दो वर्ड, एक या दो वर्ड, या तीन तीन वर्ड या चार वर्ड, इससे ज्यादा नहीं। सही, एक दो तीन चार वर्ड, इससे ज्यादा नहीं। पूरे पूरे सेंटेंसेस ले लिखने आपने, ठीक है? कंप्लीट सेंटेंसेस नहीं लिखने चाहिए, आपने फ्रेजेस लिखने हैं। जैसे आप लिखा ना, इंडिपेंडेंस फ्रॉम
मैनुअल वर्क। अगर मैं लेट सपोज इंडिपेंडेंस भी लिख दूं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन वो क्या हो जाएगा, बहुत ब्रॉड कैटेगरी हो जाएगी। इंडिपेंडेंस क्या मतलब, हमें कोई जालिमों से आजादी थोड़ी चाहिए, हमें मैनुअल वर्क और लेबर से आजादी चाहिए। सही है। यहाँ तो मैंने स्लैश लगाया, वहां पे स्लैश मत लगाइएगा, एक ही चीज लिखिएगा। जैसे आपने लिखा इंडिपेंडेंस फ्रॉम मैनुअल वर्क या इंडिपेंडेंस फ्रॉम लेबर। सही है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ये चीजें लिख सकते हो। सही है। हैविंग सेड दिस, अब आप लोग अपना क्या कर सकते हो, एक्चुअल ऐसे लिख सकते हो। एक्चुअल ऐसे लिखने का तरीका देखो सिंपल है। आपने 3 नहीं बल्कि 5 पैराग्राफ लिखने हैं। पहले पैराग्राफ में आप इंट्रोडक्शन दोगे, तो इंट्रोडक्शन में जो आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखी है ना, उसको क्या करोगे, आप रीफ्रेस कर दो। जो भी आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखी है उसको आप क्या करोगे, रीफ्रेस कर दोगे। सही है। इसके बाद आपके पास जो है दूसरे पैराग्राफ में आएगा कॉज और इफेक्ट 1, फिर आएगा कॉज और इफेक्ट 2, फिर आएगा कॉज और इफेक्ट 3, और उसके बाद लास्ट पैराग्राफ जो होगा वो कंक्लूडिंग पैराग्राफ होगा। उसमें जो भी आपको कॉजेज नजर आए, जो भी इफेक्ट्स नजर आए, उनका सोल्यूशन अगर आप लिख सकते हो तो वो लिख दो। तो इस तरीके से तकरीबन 25 25 50 वर्ड हो जाएंगे, और ये आपके पास तकरीबन 100 वर्ड्स हो जाएंगे। 105 वर्ड है, 5 वर्ड कम कर दीजिएगा। तो आपके पास क्या है कि एक 150 वर्ड का ऐसे लिख लिया जाएगा। वैन ऐसे ना 150, तो 145 से 150 की रेंज करना, इसको 151 भी नहीं करना, ये 151 भी नहीं होगा, ये होगा 150। तो 145 से 150 तक लिखना, उससे कम नहीं, उससे ज्यादा नहीं। तो इस तरीके से तुम ऐसे लिख सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पे मैं सारी चीजें रिमूव कर दूं, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि ये यहाँ पे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तुम खुद लिखो। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे वन, इसको एक काम करता हूँ, मैं जरा हाइड कर देता हूँ। ठीक है, एक मिनट दीजिएगा। सही। ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट। अब ग्लोबलाइजेशन क्या होती है और उसका इम्पैक्ट क्या होता है, सबसे पहले तो आपने ये समझना है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जब एक मुल्क के लोग दूसरे मुल्क में जाके सेटल हो जाते हैं, रहना शुरू कर देते हैं, कारोबार करते हैं, सही है, पढ़ने चले जाते हैं, उसका मतलब ये है कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए वो वहां पे रहते हैं, 1 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 10 साल के लिए। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि लोग अपने मुल्क से निकल के दूसरे मुल्कों में जाके रहना शुरू करते हैं। दिस इज ग्लोबलाइजेशन। चाहे वो बिजनेस के लिए हो, चाहे वो जॉब के लिए हो, चाहे वो स्टडीज के लिए हो, या किसी भी XYZ रीजन की वजह से। अब यहाँ पे आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपके जो है वो कॉजेस क्या हो सकते हैं। तो देखो एक जो कॉज है वो क्या है, इनकम इनइक्वालिटी का। भाई आपके पास देखो ग्लोबलाइजेशन जो है ना, वो इसलिए क्यों है कि हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना, लोगों के अंदर इक्वल जो इनकम अपॉर्चुनिटीज है वो कम है। पाकिस्तान के अंदर इनकम अपॉर्चुनिटीज कम है, पाकिस्तान के अलावा जितने भी मुल्क है वहां पे इनकम अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। तो इनकम इनइक्वालिटी की वजह से लोग क्या करते हैं, ग्लोबलाइजेशन की तरफ जाते हैं। पहला मसला ये। दूसरा ये है कि जब लोग ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रहे होते हैं, तो उससे क्या होता है कि उनकी जो कल्चरल आइडेंटिटीज होती हैं वो कहीं ना कहीं जो है फेड होना शुरू हो जाती है। सही है। और आपके पास एक और जो मसला है वो ये है कि जो एनवायरमेंट है वो डिग्रेड होना शुरू हो जाता है। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन मैं आपको समझाता हूँ। जब लोगों को इंडस्ट्रीज लगानी होती है, तो अगर वो अपने मुल्क में इंडस्ट्री लगाएंगे तो उसका मतलब क्या है, वहां पे नॉइस पोल्यूशन क्रिएट करेंगे, एयर पोल्यूशन क्रिएट करेंगे, वाटर कंटेमिनेट करना शुरू करेंगे। तो ज्यादा बेहतर है कि जो छोटे मुल्क है वो वहां पे जाके क्या करे कि वहां पे इंडस्ट्रीज लगा दे। सही है। वहां पे जाके जो है वो इंडस्ट्रीज लगा दे और वहां पे जाके रहना शुरू करते हैं। तो उसका मतलब ये है कि वो दूसरे मुल्कों को खराब करना शुरू कर देते हैं। तो ये आपके पास कुछ कॉजेज हैं और उनके इफेक्ट नजर आएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इसको अपॉर्चुनिटी बल्कि प्रॉब्लम के तौर पे लिया है, मैंने इसको इसके तौर पे लिया है। तो देखो ग्लोबलाइजेशन हेल्प्स कंट्रीज कनेक्ट एंड ग्रो। देखो एक तो फायदा ये, ग्लोबलाइजेशन से कंट्रीज ग्रो करती हैं, आपस में कनेक्ट करती हैं, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जैसे अनफेयर मनी डिफरेंसेस। आपके पास कुछ प्रॉब्लम ये आ जाता है कि पैसों का मसला आ जाता है। दूसरा आपके पास ये हो जाता है कि यूनिक कल्चर जो है वो लूज हो जाते हैं। फिर तीसरा ये है कि एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंच रहा होता है। तो देखिए आपके पास 3 कॉजेज है और उनके 3 इफेक्ट ये नजर आ रहे हैं कि इनकम जो है उसमें इनइक्वालिटी है। सही है। कि कुछ जो प्लेसेस हैं वो रिचर से रिचर हो जाती है और कुछ जो है वो पुअर से पुअरर रह जाती हैं, और ये हमने देखा भी है। सही है। फिर दूसरा कॉज क्या है, कल्चरल डायल्यूशन।
कि जब ग्लोबलाइजेशन होती है तो कल्चर्स क्या होते हैं, डाइल्यूट होना शुरू हो जाते हैं, फेड होना शुरू हो जाते हैं। सही है, जिसका इफेक्ट ये होता है कि जो कल्चर आपस में ब्लेंड करना शुरू हो जाते हैं, ट्रेडिशन फेड करना शुरू हो जाते हैं। फिर एक और कॉज ये कि एनवायरमेंटल हार्म होना शुरू हो जाता है, कि जो नेचर है वो डैमेज होता है और क्लाइमेट चेंजिंग वगैरह जैसी चीजें हो रही होती हैं। सही है। अब देखो जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ना, इसको आप क्या कर सकते हो, आप इसको रीफ्रेस कर सकते हो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ बनाने के लिए। अगर मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट ही देखूं तो कितने वर्ड्स की है, तो देखिए 24। अगर मैं यही उठा के लिख दूं ना, एक बात है, एक छोटी सी बात है, तो मेरे 25 वर्ड तो मुझे यहाँ पे मिल गए। सही है। तो आप कर सकते हो, लेट सपोज लिखा ना, ग्लोबलाइजेशन हेल्प्स कंट्रीज कनेक्ट एंड ग्रो। आप कर सकते हो कि ग्लोबलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन प्रमोट्स एंड कनेक्ट्स ग्लोबलाइजेशन प्रमोट्स एंड कनेक्ट्स डिफरेंट कंट्रीज फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ वर्ल्ड वाइड। और इसमें ये लिख सकते हो कि बट it also brings challenges like income inequality, fading of unique cultural identities and environmental degradation. Let's say आप ये कर सकते हो कि मैंने कहा कि globalization promotes connection and economic growth worldwide, but it also brings challenges like income inequality, the fading of unique cultural identities and environmental degradation. अब ये मेरे माइंड में आया, मैंने इसको आपको बता दिया। आप देखते हैं यहाँ पे एक्चुअल ऐसे में हमने क्या लिखा हुआ है। ग्लोबलाइजेशन मेक्स द वर्ल्ड स्मॉलर एंड बेटर। जैसे मैंने कहा ना कि ग्लोबलाइजेशन प्रमोट्स कनेक्शन, तो लिखा है ग्लोबलाइजेशन मेक्स द वर्ल्ड स्मॉलर एंड बेटर, बट इट ऑल्सो ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स, लाइक मेकिंग सम प्लेस रिचर वाइल अदर स्टे पुअरर। ये वो जो इफेक्ट था यहाँ पे लिख दिया। ब्लेंडिंग कल्चर्स टुगेदर एंड हार्मिंग नेचर। सही है। तो यहाँ पे क्या है कि आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे अगर मैं वर्ड्स देखूं तो कितने वर्ड्स बन रहे हैं आपके पास, यहाँ पे आपके पास बन रहे हैं 32 वर्ड्स। आपके पास यहाँ पे 32 वर्ड्स बन रहे हैं। लेकिन अगर मैं ओवरऑल देखूँ कि ओवरऑल इम्पैक्ट क्या आया है, तो मुझे पता चल जाएगा कि 32 जस्टिफाइड है या नहीं है। सही है। यहाँ पे पूरा 150 का ही जा रहा है। ठीक है। अब पहले वाले पैराग्राफ, जो दूसरा पैराग्राफ है उसमें क्या होगा, कॉज और इफेक्ट वन होगा। कॉज इफेक्ट वन क्या था, इनकम इनइक्वालिटी, जिसकी वजह से कुछ प्लेसेस जो है वो पुअरर हो रही है, कुछ जो है रिचर हो रही है। ग्लोबलाइजेशन मेक्स रिच कंट्री रिचर, बट इट ऑफन लीव्स पुअरर वन बिहाइंड। जो गरीब कंट्रीज होती है उनको पीछे छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से जो गैप है उनके दरमियान बढ़ता चले जा रहा है। सही है। और फिर जो कुछ लोगों को पॉवर्टी और प्रॉब्लम्स जनरेशन में पूरी पूरी जनरेशन फॉलो करनी पड़ती है। फिर दूसरा पॉइंट क्या था कि कल्चर्स जो है वो फेड अवे हो रहे हैं, ट्रेडिशंस जो है आपस में ब्लेंड कर रहे हैं। तो ग्लोबलाइजेशन क्या करता है, स्प्रेड करता है यूनिक अच्छा, ग्लोबलाइजेशन जैसे स्प्रेड हो रहा है, यूनिक कल्चर्स जो है वो फेड हो रहे हैं। ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ जो है वो डिसअपेयर हो रही है और ब्लेंड कर रही है आपस में एक दूसरे के अंदर। जैसे कि जो हमारे ईस्टर्न स्टाइल है वो वेस्टर्न स्टाइल के अंदर जो है वो ब्लेंड कर रहा है, वेस्टर्न आइडियाज हम अडॉप्ट कर रहे हैं और वो हर जगह पॉपुलर होते चले जा रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन इज एक्सपोनेंशियली एंड नेगेटिवली अफेक्टिंग द प्लैनेट। जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे एनवायरनमेंट को हार्म किया जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और बहुत सारे मसले मसाइल हो रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन एक्सपोनेंशियली, सिग्निफिकेंटली और नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा है प्लैनेट को। ये क्या कर रहा है, पोल्यूशन को प्रमोट कर रहा है, जिसमें क्या होता है कि आप रिसोर्सेज को एक्सटेंसिवली यूज कर रहे हो। जैसा भी तुमने देखा कि भाई यूएस क्या कर रहा है, जितने भी आपके पास ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है, ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है, ओपेक, उनसे क्या कर रहा है, ऑयल को एक्सप्लॉइट कर रहा है। लेकिन जब एक दफा वहां से ऑयल एग्जॉस्ट हो जाएगा तो सोचो एनवायरमेंट पे कितना नेगेटिव इफेक्ट आएगा। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिसोर्सेज को एग्जॉस्ट कर रहे हैं। सही, जिसकी वजह से क्लाइमेटिक चेंज जो है वो आपके सामने एविडेंट है। सही है। अब लास्ट में क्या हमें कंक्लूड करना है कि आपने इन प्रॉब्लम्स को ग्लोबलाइजेशन से जो क्रिएट हुई है उनको सॉल्व करने के लिए आपने पैसों का फेयर रूल बनाना है, आपने सेलिब्रेट करना है डिफरेंट कल्चर्स को ताकि वो प्रमोट हो सके, और आपने एनवायरनमेंट को ज्यादा बेहतर करना है ताकि इस वर्ल्ड को सेफर, हेल्दियर और हैप्पियर बनाया जा सके। अब इसको आप अपने तरीके से भी लिख सकते हो, 10 तरीके हैं लिखने के। लेकिन एक बात बताओ मुझे कि सर अगर मैं लेट सपोज ये 3 पैराग्राफ में लिखता तो ये 3 पैराग्राफ में कितने बड़े बड़े लिखता, मुझे 50-50 वर्ड के पैराग्राफ लिखने पड़ते, इतना तो मुझसे लिखा ही नहीं जाता। तो इंस्टेड आपने एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ निकाल के, एक कंक्लूडिंग पैराग्राफ निकाल के अपने लिए नंबर ऑफ वर्ड्स पर पैराग्राफ कम कर लिए कि आपको लिखने में सुकून हो जाएगा। आई बिलीव दिस इज द इजिएस्ट अप्रोच टू राइट एन ऐसे। आप लिख के देखो, आपको फायदा हो जाएगा। लेकिन कोशिश यही करना कि जो आपका जो मेन पहला पैराग्राफ है ना, उसके अंदर आपके पास क्या होना चाहिए,
पहले पैराग्राफ के अंदर आपके पास जो है वो कॉजेज होने चाहिए, या उनके इफेक्ट्स होने चाहिए तीनों, ताकि जो है आप उसको आगे की तरफ लेके चल सको। कि अगर लेट सपोज तुमने तीनों कॉजेज लिखे हैं, तो तीनों कॉजेज, एक कॉज, दूसरा कॉज, तीसरा कॉज आ जाएगा। तो तीनों इफेक्ट लिखे तो पहला इफेक्ट, दूसरा इफेक्ट, तीसरा इफेक्ट आ जाएगा। और कंक्लूडिंग पैराग्राफ में जो तीनों कॉजेज है उनके इफेक्ट है, उनका सोल्यूशन होना चाहिए, तभी वो बड़ा सीक्वेंस में लगेगा। अब ग्लोबल वार्मिंग में सबसे पहले देखो कॉज वन क्या है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन। ग्रीन हाउस गैस एमिशन का मतलब क्या होता है? ग्रीन हाउस गैस एमिशन का मतलब ये होता है कि आपके आपके जो अर्थ है उसके अंदर क्या हो रहा है कि बहुत सारी जो सोलर रेडिएशन है वो क्या करती है, पेनिट्रेट कर रही होती है। वक्त के साथ 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 क्या हो रहा है कि ओवरऑल जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर रहा है थोड़ा थोड़ा करके। सही है। इसकी एग्जांपल इस तरीके से है कि आपके अर्थ पे जो सूरज की गर्मी जाती है, तो रात को जब अर्थ ठंडा हो रहा होता है एक तरफ से, तो वो थोड़ा परसेंट कम ठंडा होता है। मतलब गर्म ज्यादा होता है, ठंडा कम होता है। तो इसका इम्पैक्ट क्या है कि वो बढ़ता चले जा रहा है, हेंस राइजिंग टेम्परेचर। दूसरा क्या है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और लोग जो है कार्बन सिंक को लूज कर रहे हैं। कार्बन सिंक को लूज करने का मतलब मैं अभी बताता हूँ। सही। तीसरा कॉज क्या, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि पॉल्यूशन इंक्रीज हो रही है। सही है। जैनुल आबिदीन कह रहे हैं कि सर ऐसे में मैक्सिमम और एवरेज कितने मार्क्स मिलते हैं? यार मुझे ना बिल्कुल इसके बारे में आइडिया नहीं है, माजरत यार। मैं पीआरसी वन पढ़ाता नहीं हूँ ना। मैं बस बच्चों को हेल्प करता हूँ पीआरसी वन में ना, कि सीए के जितने भी ऐसे पेपर्स हो जिसमें ऐसे लिखा जाता है, तो वो मैंने खुद दिए भी हैं और मैंने बच्चों को पढ़ाया भी है। तो आई नो कि आई कैप को क्या चाहिए होता है। सही। मार्क्स वगैरह का मुझे टू बी ऑनेस्ट नहीं पता, तो वो आप किसी फ्रेंड्स वगैरह से पूछ, आपको गाइड कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग जो है एक प्रॉब्लम है। सही है। ये तो अपॉर्चुनिटी हो ही नहीं सकती है। तो ग्लोबल वार्मिंग जो है वो इंसानी एक्टिविटीज की वजह से आई है, जिसकी वजह से प्लैनेट को काफी थ्रेट पहुंच रहा है, क्लाइमेट की स्टेबिलिटी को और उसकी बायोडाइवर्सिटी को। अब देखो मैंने कुछ वर्ड लिखे। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है कि जो हमारे अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सही है, उनकी डाइवर्सिटी है कि आपके पास इंसान भी हैं, आपके पास जो है परिंदे भी हैं, आपके पास जो है रेप्टाइल्स भी हैं, एम्फीबियंस भी हैं, आपके पास जो है मैमल्स भी हैं, आपके पास सी एनिमल्स हैं, उस पे कोई 10 कैटेगरीज हैं। फिर आपके पास जो है और बहुत सारे एनिमल्स हैं। तो ये क्या है, आपके पास बायोडाइवर्सिटी शो कर रहा होता है। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वो भी खतरे में है, और क्लाइमेट की स्टेबिलिटी भी खतरे में है। सही है। तो यहां से आप एक्चुअल ऐसे देख लो। अच्छा, मैंने आपको बताया था लॉस ऑफ कार्बन सिंक। जो हमारे पास सिंक होता है वो क्या करता है, वो जो हमारे बर्तन होता है उसके कचरे को क्या करता है, अपने अंदर समा लेता है और बर्तन साफ हो जाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड सिंक। सही है। उसके अंदर क्या होता है, सारा कचरा बह जाता है और जो साफ बर्तन है वो रह जाते हैं। तो हमारे अर्थ पे क्या होता है कि हम बहुत कार्बन जलाते हैं। हम अर्थ पे बहुत कार्बन जलाते हैं। तो जो दरख्त वगैरह होते हैं ना, वो क्या करते हैं, कार्बन को कंज्यूम कर लेते हैं। आपको पता है ना कि दरख्तों की ग़िज़ा कार्बन है। जो हम कार्बन प्रोड्यूस करते हैं, जो जो गाड़ियां कार्बन प्रोड्यूस करती है, तो दरख्त क्या करते हैं, उनको खा जाते हैं। सही है। तो अगर दरख्त ही हटा दोगे तो कार्बन को कौन अपने अंदर सिंक करेगा? कोई कर ही नहीं सकता। क्योंकि जितनी भी आपके पास एनर्जीज है ना, वो कार्बन बेस्ड एनर्जीज है। जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जीज है वो कार्बन बेस्ड है। तो कार्बन तो हवा में, एटमॉस्फेयर में रह जाएगा। कार्बन का फुटप्रिंट तो जाते जाते सदियां लग जाती हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो एनवायरनमेंट है उसका टेम्परेचर वगैरह बढ़ना, क्योंकि कार्बन बाय नेचर जो है ना एक गर्म प्रॉपर्टी है उसकी। तो वो टेम्परेचर के जो वार्मिंग के अंदर तो वो कंट्रीब्यूट ही करेगा ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन, और उसकी वजह से इंक्रीज पॉपुलेशन हो जाती है। तो अब आप इसको रीड कर लो। अगर कोई बात समझ नहीं आती तो मुझसे पूछ लो, ठीक है। इसको रीड करो, फिर कोई बात समझ नहीं आती तो मुझसे पूछ लेना।
आई होप आप लोगों ने रीड कर लिया, आप लोगों को समझ आ गया। अगर आप ओपनिंग पैराग्राफ देखोगे तो मैंने आपको बताया था कि आपने तीनों कॉजेज को, इनके इफेक्ट्स को लिखना है। तो देखो यहाँ पे तीनों कॉजेज और उसके इफेक्ट नजर आ रहे हैं कि यहाँ पे जो है ना आपके जो है वो बायोडाइवर्सिटी और फिजिकल एनवायरनमेंट को डैमेज हो रहा होता है, जिसकी वजह से लोगों के जो सर्वाइवल के चांसेस है वो रिड्यूस होते चले जा रहे हैं सिग्निफिकेंटली। तो इस तरीके से आपने ओपनिंग स्टेटमेंट लिखना है। क्लोजिंग स्टेटमेंट में देखो कि आपने क्या करना है कि जो ग्रीन हाउस गैस एमिट हो रही होती है उसको रिड्यूस करना है। ग्रीन हाउस मतलब क्या, हमारा अर्थ, उसकी जो गैसेस एमिट हो रही हैं खत्म हो रही है, यानी कि जो एटमॉस्फेयर थिन होता चले जा रहा है उसकी वजह से गर्मी और रेडिएशन बढ़ती चली जा रही है। आपने क्या करना है कि उस ग्रीन हाउस एमिशन को कम करना है, आपने ग्रीन हाउस को ज्यादा बेहतर करना है, आपने रिफॉरेस्टेशन करनी है ताकि कार्बन सिंक रीस्टोर हो जाए, और आपने सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस की तरफ जाना है जिसकी वजह से अर्थ जो है वो हेल्दी हो जाए और रेजिलियंट हो जाए। इस ऐसे का वर्ड काउंट है 149। इसको मैं थोड़ा सा जूम किया था अभी। 149 सही जुल्किफल, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपके पास जो है ये ऐसे आ चुका है, सही है। कितने ऐसे हो गए, एक दो। अब मेरे पास जो है ना तकरीबन कोई ऐसे कोई चार पांच ऐसे और लिखे हुए हैं। मैं आपको वो सेंड कर देता हूँ, सही है, आप वो भी पढ़ लीजिएगा। और एक पूरी लिस्ट मैं आपको दे दूंगा ऐसे की और लेटर्स की, वो भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो आपको चीजें समझ आ जाएंगी, ठीक है। आज ज्यादा जो है बोला नहीं जा रहा है, गले में काफी दर्द हो रहा है मेरे, और खांसी बहुत ज्यादा हो रही है फ्रीक्वेंटली, तभी मैं मुझे ना माइक बंद किए जा रहा हूँ ताकि मैं सही से खांस वगैरह सकूँ, ठीक है। तो आज की क्लास को कॉल ऑफ करते हैं। आई होप आपको थोड़ा सा ऐसे का आइडिया हो गया होगा, ठीक है। मैं आपको कुछ टॉपिक्स दे रहा हूँ और मैं आपको कुछ ऐसे दे रहा हूँ, आप क्या करो कि वो उसको खुद प्रैक्टिस करो, तो इंशाल्लाह आपको फायदा हो जाएगा। आपको सिंपल करना है, आपने क्या करना है कि जो भी आपने ऐसे लिखना है आपने उसको पांच हिस्सों में तोड़ना है। पहला होगा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, आखिरी वाला होगा कंक्लूडिंग पैराग्राफ, और बीच में आपके पास कॉज इफेक्ट वन, कॉज इफेक्ट टू और कॉज इफेक्ट थ्री आ जाएंगे। इससे ऐसे अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट भी होगा और 150 वर्ड लिखने में आपको आसानी भी होगी। आई होप आपको सारी चीजें समझ आ गई होगी। क्लास को कॉल ऑफ कर रहा हूँ, अगर कोई सवाल है तो पूछ ले, अदरवाइज मेरी तरफ से आज के लिए डन हो गया। जजाक अल्लाह आतिफ, थैंक यू फॉर द काइंड वर्ड्स। जी, तो आज की क्लास को कॉल ऑफ करते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को जो है ना ये सारी चीजें भेज देता हूँ जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को जो है वो प्रेसी का लेक्चर भेज देता हूँ। साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये ऐसे का लेटर भेज देता हूँ। ज़ारा कह रही है सर पेपर से एक दिन पहले लेक्चर्स लें या असाइनमेंट कर लें। आप असाइनमेंट कर लो, असाइनमेंट कर लो, लेक्चर लेने की जरूरत नहीं है। आप लोगों का पेपर कब है बाय द वे, मुझे ये बताओ, पीडब्ल्यूसीएस का पेपर कब है? पीडब्ल्यूसीएस का पेपर कब है? 7 का है, 14 को, 16, 14 और 15 और, सही है। 12 का तो किसी को नहीं है, 12 वाला कोई है तो बता दे। जैनुल आबिदीन 3 से ज्यादा लिख सकते हो, लेकिन बात वही है फिर कितना थिन करोगे उसको। और 3 से कम नहीं लिखना, फिर ऐसे बहुत कंट्रोल से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। 3 से कम लिखना, 3 परफेक्ट है। देखा ना तुमने कितनी आसानी हुई मुझे लिखने में, लिटरली ये मुझे इतना आसान हो गया ना कि मैं किसी भी टॉपिक पे लेट सपोज ज्यादा टाइम नहीं लगाते हुए 15 मिनट में ऐसे लिख लेता हूँ। आप लोगों को फिर भी चलो 20-25 मिनट लगेंगे, लेकिन यार इससे बहुत जिंदगी आसान हो जाएगी। आप लोगों का 12 को पेपर नहीं है, सही है। मैं पीआरसी 5 का आज का लेक्चर भेज देता हूँ, सही है। अब आप लोग करो ये कि अब आप लोग जो है ना प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, और मैं आप लोगों को सारी चीजें भेज देता हूँ। कल इंशाल्लाह हम लोग जो है ना वो शॉर्ट रिपोर्ट की क्लास कर लेंगे, और जो रिमेनिंग लेटर्स रह गए मैं आपको वो भी पढ़ा देता हूँ ताकि आप लोगों की तैयारी पूरी हो जाए। देखो शॉर्ट रिपोर्ट तो आएगी नहीं आएगी पता नहीं है, तो शॉर्ट रिपोर्ट तो मैं आपको दो भी पढ़ा दूंगा ना, आपके लिए बहुत है। सही, मैं आपको सिर्फ फॉर्मेट भी बता दूंगा, आपके लिए बहुत है, सही है। तो शॉर्ट रिपोर्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो कल लेटर्स पढ़ लेंगे, कल थोड़े से लेटर्स पढ़ लेंगे जो मैंने अभी आपको भेजे नहीं है, सही। क्योंकि मैं जाहिर सी बात है कि एक दफा खुद प्रूफ रीड कर लेता, तो मैं इंशाल्लाह उसको प्रूफ रीड करके आपको भेज दूंगा, ठीक है। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, एंड थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इतनी अच्छी बातें लिखी हैं। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज।